Hello friends, welcome to my channel UBS अड्डा में। सो नाउ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे फटाफट, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसे कि देखो क्या रहा है कि पीटी का भी एग्ज़ाम आ रहा है और बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम भी लगा है, तो कुछ बीएड के क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि आईसीसी, कौन सा है, आईसीसी के द्वारा आयोजित जो विश्व कप 2011 में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो ये तिलक रत्ने दिलशान ने बनाए थे। और ये तो हो गई 2011 की बात, लेकिन अभी कौन है? 2015। अभी क्या है? 2015 के जो विश्व कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? मार्टिन गुप्टिल, न्यूजीलैंड के द्वारा बनाए गए। ठीक, आगे देखते हैं। देखो दूसरा क्या है कि ये भयंकर सुनामी कहाँ आई थी 11 मार्च 2021 में? तो ये आई थी जापान में। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15वीं जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो ये 11 का स्क्वायर है, 121.02 करोड़। और अगर पूछ ले आपको कि 2011 से 21 मतलब 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या 18.15 करोड़, या फिर बोल सकते हैं कि 17.64% की क्या हुई? इंक्रीज़ हुआ है। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो, क्या है नाम? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो एटा के अंदर है, लेकिन कहाँ? कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखो, अमीर खुसरो का जन्म 1200 बता रहे, 1253 में एटा में उत्तर प्रदेश के पटियाला या फिर पटियाली या फिर कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तबला वाद्य यंत्र के जनक कौन थे माने जाते हैं? तो इनको माना जाता है अमीर खुसरो को। आगे देखते हैं। कंप्यूटर में जो, चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर में जो कौन सा हार्डवेयर है? तो C++ और विंडो 7 ये तो सब होते हैं। और CD रोम, ये CD रोम होता है। CD रोम को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है? ये हार्डवेयर होता है। क्या होता है? ये एक हार्डवेयर होता है। और CD रोम डाटा संग्रह करता है, मतलब डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है, जिससे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जा सकता। जो CD मिलती थी पहले, उसमें उसको बदल नहीं सकते थे, ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता था। इसे लेजर किरणों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं? तो भारतीय कुल संसद के कितने? 3 अंग हैं। एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और तीसरे कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक, यही बताया गया। भाग 3 मतलब इसके भाग कितने? संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा सम्मिलित होते हैं। और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545, 545 इसमें मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। ठीक, और इन सदस्यों में 543 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, मतलब उनका निर्वाचन होता है। और 2 सदस्य जो कि अंग्ल भारतीय वर्ग के जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन ये जो अंग्ल भारतीय जो है ये ख़त्म कर दिया गया कौन से एक्ट के अमेंडमेंट के तहत? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है इसको, ऐसा समझो। ठीक, राज्यसभा में कितने होते हैं? इसको क्या कर दिया? अमेंडमेंट से हटा दिया, लिख लेते, हटा दिया गया है, हटा दिया गया। ठीक, तो अब ये मनोनीत नहीं कर सकते एंग्लो इंडियन वर्ग। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो किससे होते हैं? समाज सेवा से, सोशल हो और विज्ञान से हो,
जो आर्ट से हो और साहित्य से हो, ठीक है, और सहकारिता क्षेत्र से ज्ञान का अनुभव या विशेष ज्ञान रखते हो या अनुभव हो इनका, ठीक। देखते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो कितने उच्च न्यायालय हैं? ये पूरे 21 उच्च न्यायालय हैं। क्या मैं सही हूँ भाई? देखते हैं, अगर सही है तो जी हाँ। लेकिन उस टाइम समय जो है वो जब प्रश्न पूछा गया होगा तब के टाइम पे कितने थे? 21 उच्च न्यायालय थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली का ही अपना उच्च न्यायालय है, ठीक। आगे देखते हैं। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक। कौन करता है? राज्यपाल करता है। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, किया जाता है इससे विधान सभा में क्या होता है? जो बहुमत दल का नेता होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। वो कौन होता है? जो बहुमत दल का नेता होता है। और मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी यही करता है। और मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है, ठीक है। जब भी राज्यपाल कोई बात जो होती है मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना होता है, तब चाहता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है, ठीक। आगे देखते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि बाइकैमरलिज्म जिसे बोलते हैं। तो कितने? पहले तो देखो 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6 है, ठीक। पहले कितने थे बाइकैमरलिज्म? पहले देखिए अनुच्छेद 168 में कहा गया है, ठीक, अनुसार जो है वो प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बना होगा। वर्तमान समय में 7 ही हैं, पहले 6। एक सेकेंड, देखते हैं, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में कुल 7 विधान परिषद है। ऐसे बाइकैमरलिज्म स्टेट कहा जाता है इसे, ठीक है। 7 हैं, नहीं, वर्तमान में अभी 6 ही हैं, जैसे कि बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कितने हो गए? ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन जम्मू कश्मीर से आई थिंक हट गया है बाइकैमरलिज्म। अभी कितने? 6 हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि असम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। ये तो भाई अलग ही क्वेश्चन है अपना। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा कर है, सेवा क्षेत्र से है, जिसमें क्या है कि आय का 49% इसका क्या है? योगदान है। सेवा क्या? आगे देखिए, जबकि जो कृषि का योगदान है वो 18.5% है। और देखो, सेवा कर से क्या मतलब था कि सेवा कर से क्या था कि बैंकिंग से हो, दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन हो, और यातायात आदि से जो गणना की जाती है उसको कहा जाता है, ठीक। और शेष मतलब आय क्या होता है? शेष आय का स्रोत व्यापार और उद्योग से पूरा होता है। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? ये पढ़ा है। तो डिप्टी गवर्नर कौन थी पहली? तो बताइए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, KJ उदेशी, यही थी पहले। KJ उदेशी कौन थी? KJ उदेशी पहली कौन थी डिप्टी गवर्नर? KJ उदेशी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेशी थी और उन्होंने, ये तो फैक्चुअल बात लिखी हुई है, इसमें कुछ नहीं है, 62 वर्ष तक की आयु तक इन्होंने
12 अक्टूबर 2005 को इन्होंने अवकाश ग्रहण किया, मतलब रिटायर हो गए होंगे। और ये इंडियन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की सेवा में 1965 में शुरू हुई थी और डिप्टी गवर्नर तक पहुंची थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य आधारित तकनीकी, कौन सी? शून्य आधारित तकनीकी। एक मिनट, देखिए कौन सी है? शून्य आधारित तकनीकी, शून्य आधारित बजट, ठीक है। क्या है? शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश से मानी जाती है? तो क्या आंसर है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। देख लेते हैं आंसर सही है क्या? यस। तो ये किससे है कि शून्य आधारित तकनीकी जो है वो अमेरिका की देन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की कृषि भूमि कितनी प्रतिशत भाग सिंचित है? तो कितनी भाग सिंचित है इसकी? 1/4 है या 1/3 है? तो इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट, मुझे भी पता नहीं। देखिए इसकी कितनी है? 1/3% है। कितनी है? 1/3% भाग जो है वो सिंचित है, ठीक। वर्तमान में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो पूछ दे तो 37% भाग जो है वो बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है। और वर्तमान समय में भारत के कुल संचित क्षेत्र 63% भाग छोटी सिंचाई योजनाओं से अधीन है। विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र की अगर पूछ दे तो कितना है? ये 21% है चीन। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई ज़्यादा हो सकती है वो कितना है? चाइना में। और नीचे लिखा है, और एक क्वेश्चन बताइए कि सर्वाधिक जो सिंचाई है नलकूपों द्वारा होती है, कहाँ किससे होती है? नलकूप से होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसी का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो ये गेहूँ पर पड़ा था। इसका तो कुछ है ही नहीं लेना देना। चलिए देखिए, इस योजना का क्या है? 1965 में भारतवर्ष में प्रथम कृषि क्रांति की शुरू की थी। और कौन थे इसके जनक? इसको लाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूँ की कतिकीय जो कतिपय नवीन प्रजातियों की खोज की थी, ठीक। जिसमें कौन कौन सी प्रमुख थी? देखिए सोनार थी और K68 मोती इत्यादि थी। आगे देखिए, वनस्पति यानी कि बॉटनी कौन है? बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टा। कौन थे? थियोफ्रेस्ट। देखते हैं आंसर सही है क्या? चलिए देखिए ये क्या कह रहा है कि थियोफ्रेस्टा बिल्कुल सही है। थियोफ्रेस्टस नामक जो वनस्पतिक विज्ञान अपनी पुस्तक में, जिसे क्या बोलते हैं? हिस्टोरियो प्लांटरम में 500 से अधिक का वर्णन किया गया है, ठीक। ये कौन से एक इन्हें क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस वनस्पतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। और जबकि देखो अरस्तु क्या थे? अरस्तु ये कौन थे? अरस्तु ने अपनी पुस्तक में जंतु इतिहास किसका किया था? जंतु इतिहास। लगभग 500 जंतुओं यानी कि प्रजाति जंतुओं का वर्णन किया था। अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। मौजूद समय में कंप्यूटर की जो स्टैंडर्ड इकाई क्या होती है? सुना ही होगा सबने, बाइट होती है, ठीक। ये तो बाइट होती है, इसमें और कुछ नहीं होगा। CPU की जो क्षमता है वो किस में मापी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी तक पूछा नहीं गया, सिर्फ इसी में पूछा गया। ये किस में पूछी जाती है? MIPS में होता है। MIPS का मतलब क्या होता है? अभी देखते हैं। देखिए कंप्यूटर की 4 इकाई होती है। पहली बात तो कौन कौन सी होती है? एक इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसे CPU बोलते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट होती है, और लास्ट वन आउटपुट यूनिट होती है। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आवश्यकता अनुसार इसको क्या किया जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी में भेजा जाता है, एक्सटर्नल यूनिट में भेज देते हैं। और ये सब देख लेना पढ़ के अपने आप से। जिसे आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डाटा या इन्फॉर्मेशन के रूप में निर्मित किया जाता है, ठीक है। इसे संग्रहित किया जाता है और फिर अंत में इसे जैसे किसी को भेजना है कुछ डाटा तो वो किया जाता है। फिर CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, सबने पढ़ा होगा।
सीपीयू को जो प्रोसेसर जैसे कि बताया था उसकी जो क्षमता है किस में नापी जाती है, मेज़र की जाती है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड MIPS में नापी जाती है। केवल सीपीयू की क्षमता जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर की जो सीपीयू की क्षमता जो होती है वो MFOPS, क्या बोलते हैं, MFPOS, यानी कि मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन PS है, गलत लिख दिया मैंने, आगे पीछे कर दिया। देखिए ये क्या हो जाएगा, FOPS हो जाएगा सेकंड, यानी कि मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में हरदयाल बाबा और बाबा हरन सिंह और देखिए बकना जो है, बकना किससे हैं, ये सब किससे रिलेटेड है, गदर आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था, अमेरिका के फ्रांसिस्को में इसका क्या हुआ था, इस जो आंदोलन था इसके संस्थापक 1913 में थे। कौन थे ये, लाला हरदयाल उर्फ इनको क्या और किस नाम से जानते हैं, ये हरदयाल, बाबा हरमन सिंह और टूडी लाट और बाबा सोहन सिंह और भकाना और गुरदित सिंह, इन सब नाम से इनको जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के कौन कार्यकारिणी भाषा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी भाषा है, तो ये स्पेनिश लैंग्वेज है। देखते हैं सही है क्या, नहीं, इसकी कौन सी भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ही इसको सब पढ़ के बैठ रखे हैं और फटाफट आपको सिर्फ ऑप्शन लगवाते जाएं। तो देख साथ में देखते चलेंगे, सही होगा तो ठीक है, उसको करेक्शन कर देंगे ऊपर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं कार्य करने वाली कौन सी हैं, 2 भाषाएं हैं एक्चुअल में। इसकी कितनी भाषाएं, 2 भाषाएं हैं, 2 भाषाएं हैं इसकी, ठीक है। और जिसकी अंग्रेजी और फ्रेंच लैंग्वेज है। इसकी और भी अन्य भाषाएं जैसे मान्यता प्राप्त हैं, चीनी भाषाएं हैं और रशियनी है, अरबी और स्पेनिश भी है। तो लेकिन कार्य करने वाली भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में नहीं है। तो कौन सा गुजरात में नहीं है, सुत का गेडोर। कौन सा नहीं है, सुत का गेडोर नहीं है। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। आगे देखिए, बलूचिस्तान के दस्सक नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज किसने की, जिसकी खोज 1927 में हुई थी, 1927 में। ओरेल स्टाइन, कौन है, ओरेल स्टाइन ने किया था। ये मनुष्य की अस्थिति यहाँ से क्या मिली, बोन्स भी मिली थी, राख से भरा बर्तन भी मिला था और तांबे की कुल्हाड़ी मिली, मिट्टी से बनी हुई इसकी क्या मिली, चूड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक, आगे देखिए, 1 मई को क्या कहा जाता है, सिंपल भाषा है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। देखो पर्यावरण दिवस सबको पता होगा कब मनाया जाता है, ठीक। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक। तो अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो 1 मई को शायद मजदूर दिवस मनाया जाता है। देखते हैं 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस मनाया जाता है, और कुछ नहीं है। देखिए जैसा कि बताया था कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और मातृ दिवस कब मनाते हैं, 12 मई को मनाया जाता है। और 5 जून को सबको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे। आगे देखिए, शुष्क सेल, क्या बोला है, शुष्क सेल में जो कैथोड होता है वो किसका होता है, तो वो जस्ता का होता है, ठीक है। शुष्क सेल में प्रयुक्त क्या होता है, जस्ता जो होता है वो कैथोड का होता है, और जो कार्बन का क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। जस्ता से बने एक जो पात्र जो होता है, जो उसमें क्या होता है,
NH4Cl होता है या ZnCl होता है, ZnCl होता है, जो पेस्ट से क्या होता है, इसको फिल किया जाता है, भरा जाता है। और इसमें क्या पड़े, कार्बन की रॉड डाली जाती हैं, ठीक, जो एनोड यानी कि एनोड को धनात्मक कार्य करती हैं। इसका क्या करती है, पॉजिटिव कार्य करती हैं, धनात्मक। आगे देखते हैं, एक्चुअली में धनात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव ही बोलते हैं। चलिए देखें, बर्मा का नाम क्या है, बर्मा का नाम क्या है, तो बर्मा का नाम म्यांमार है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। और इसकी राजधानी क्या है, रंगून को जो नाम बदलकर इसका क्या किया गया था, यंगून कर दिया गया, यंगून, ठीक है। राजधानी म्यांमार की यंगून कर दी गई थी। आगे देखते हैं, देखिए एम्पायर सिटी, कौन सी सिटी है, एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी को ये कौन सी है, तो इसको क्या कहते हैं, ये न्यूयॉर्क, कौन सी है, न्यूयॉर्क। देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के सबसे सुंदर शहर जिससे क्या कहते हैं, ये कहाँ कर, उत्तरी अमेरिका का है, ठीक। पहली बात तो जो सुंदर सिटी है, सबसे सुंदर सिटी है। एम्पायर सिटी किसको कहा जाता है, अपनी प्रकृति या स्रोत के कारण एम्पायर सिटी या फिर एम्पायर सिटी कहा जाता है, किसको, न्यूयॉर्क को। आगे देखते हैं, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये सभी को पता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। क्यों, क्योंकि 2011 को निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ने हेतु प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, टर्की की राजधानी क्या है, तो देखिए एक एक करके देखते हैं जल्दी से। देखिए टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। तेहरान ईरान की राजधानी है। और ओमान की क्या है, जॉर्डन कैपिटल है। कौन सा ध्रुवीय, यानी कि ध्रुवीय पोलर कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली में पोलर कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है पोलर कंपाउंड। देखो जैसे कि कौन कौन से होते हैं, NH3 H2O और SO2 और HF और HCl H2S, ये सब होते हैं, ठीक। तो इसमें से कौन कौन से हैं, देखो H2 भी है, H2O भी है और HF है और HCl भी है। तो कौन सा बचा अपना लास्ट में, ये बचा CCl4। देखते हैं, मोटर गाड़ियों में ये तो पता होगा कि जो साइड में मिरर लगा होता है कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। वस्तुओं, इसमें क्या होता है, साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बड़ी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ हो वो दर्पण में कैसी दिखेगी, छोटी दिखेगी। ये मान लो दर्पण लगा है और यहाँ पर एक चीज़, कुछ भी गाड़ी आड़ी बनी हो, जैसे कि ऐसे करके गाड़ी एक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिखेगी, छोटी सी दिखेगी आके इसमें। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो मतलब बड़ी चीज़ को छोटा देखना हो, किस में देखेंगे, उत्तल दर्पण में देखेंगे। ऑस्टियोमेलेसिया रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से होती है। और वृद्धों में होने वाला रोग है, मतलब बूढ़ों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें हड्डियों में क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है, नेशनल रिमोट एजेंसी कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। इसे सुदूर संवेदन केंद्र से सैटेलाइट के द्वारा चित्रों का आंकड़ों आदि का विश्व के दूसरे देशों में आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का भी मुख्यालय है, ठीक है। हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थित है और जो क्या है, इसरो का भी मुख्यालय है। आगे देखते हैं, साउथ ईस्टर्न, कौन सा पूछ रहा है, साउथ ईस्टर्न
कोलफील्ड कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कौन सा? साउथ ईस्टर्न का पूछ रहा है। अच्छा, ये तो भाई मुझको भी नहीं पता है। देखते हैं आंसर इसका। साउथ ईस्टर्न का जो कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है और राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित है। इस कोलफील्ड के अंतर्गत कोरबा, ठीक है, और शहडोल और अंबिकापुर आदि खदानें आती हैं। तो इसमें कौन सा है कोलशेड का मुख्यालय? अंबिकापुर लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में और बिलासपुर जनपद में है। बिलासपुर कौन सा है? बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये औद्योगिक विश्व अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती थी? 1965 में। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सांप वगैरह जो काटते हैं, जो भी विष वगैरह जो भी होता है, उसके ऊपर रिसर्च होती रहती है। ठीक है, प्रभाव क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है मानव जीवन के स्तर पर, और उपस्थिति यानी कि जैव वर्तमान में मानव जीवन कितना प्रभावित हो रहा है, इन सब पर क्या होता है? अध्ययन होता रहता है, स्टडी होती रहती है। आगे देखते हैं कि रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं को जमने से रोकता है? ये क्वेश्चन आया। पहले क्वेश्चन क्या था कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड को जमने के लिए उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो ब्लड अगर किसी का मतलब कहीं पे कुछ कट वट लग जाए और ब्लड वहाँ पर ना जमे तो उसके लिए कौन सा आता है? तो हेपरिन होता है। देखो, हेपरिन रक्त में पाए जाने वाला एक ऐसा एलिमेंट होता है, तत्व होता है, जो कि धमनियों, वेन में और सिराओं में रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, इसके विपरीत क्या पूछा था? हाँ देखो, विटामिन के में रक्त का थक्का बनाता है, रक्त ब्लड कोटिंग जिसे बोलते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। आगे देखते हैं, आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार के संबंधित हैं? तो ये किसके थे? तो ये देखते हैं यार किसके हैं। आर के लक्ष्मण भारतीय अंग्रेजी समाज जो समाचार पत्र है, तो ये किसके थे? टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित थे। ठीक, और ये एक नाटक आता था DD1 पे, आर के नारायण के ये कौन है? छोटे भाई हैं। आर के नारायण जो आता था मालगुड़ी डेज, आर के नारायण के द्वारा टेलीविज़न पे आता था, दूरदर्शन पे पहले, तो उनके ये कौन थे? छोटे भाई थे। देखिए, स्टेनलेस स्टील, देखिए थोड़ा डार्क कर लें। देखिए, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों से मिश्रण से बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? स्टील। देखते हैं, स्टेनलेस स्टील लोहा और निकिल तथा क्रोमियम से मिलकर बना होता है। क्रोमियम का प्रयोग क्या होता है? दाग रहित स्टील बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, ठीक है, जल्दी से दाग ना पड़े, इसीलिए। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? लोह, निकल और क्रोमियम। देखिए, भारत में पिन कोड व्यवस्था, ये क्वेश्चन आया बहुत अच्छा। पिन कोड व्यवस्था कब से लागू हुई थी? 1972 से हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी इंडियन पोस्ट की। ठीक है, इंडियन डाक तार विभाग की थी, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? डिलीवरी संबंधित पोस्ट ऑफिस को बिना कोई कोड त्रुटि हुए निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए मतलब कोई भी त्रुटि ना हो सके। जैसे भेजना कहीं और होता तो पहुंच कहीं और जाता, तो एक पिन कोड बना दिया गया कि आप ये वाला पिन कोड डालेंगे तो वहीं पे जाएगा और वहाँ से फिर उस एड्रेस पर पहुंचाया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायत किसने दी थी? बलवंत राय मेहता ने दिया था। बलवंत राय मेहता जो है वो इसका फॉर्मेशन पंचायत राज व्यवस्था, जो पंचायत राज सिस्टम था, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए था, जो कि 1956 में आया था। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इसको किया गया था, जिसने 1957 यानी 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, रिपोर्ट प्रस्तुत 1957 में की, और स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था को, यानी कि त्रिस्तरीय मतलब वही क्या कहते हैं उसको, त्रिस्तरीय व्यवस्था सिस्टम,
कहते हैं इसको, जिसमें ग्राम होता है, खंड होता है और जिला होता है। इनका सुझाव दिया था। घाव का अध्ययन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो ऑन्कोलॉजी तो आई थिंक नहीं होता है, ठीक। डर्मेटोलॉजी तो स्किन के लिए होता है, नहीं सॉरी, डर्मेटोलॉजी किसके लिए होता है? स्किन के लिए होता है, इतना तो याद आ रहा है हमको भी। और देखिए किसके लिए होता है? टर्मेटोलॉजी होगा, टर्मेटोलॉजी, यस टर्मेटोलॉजी, टर्मेटोलॉजी बढ़ रहा हूँ, टर्मेटोलॉजी होगा। कौन सा होगा? टर्मेटोलॉजी कहलाता है किसका? घाव का अध्ययन। और ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर के अध्ययन के लिए होता है। और डर्मेटोलॉजी जैसे कि बताया कि त्वचा के लिए होता है, स्किन, स्टडी ऑफ स्किन के लिए होता है, ठीक। आगे देखते हैं। टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम का किससे संबंध है? लार में होता है जो मुंह में बनती है, ठीक है। लार ग्रंथियों से सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी उससे सेक्रेट होता है, ठीक है, जिसमें 98% क्या होता है? वाटर होता है और 2% क्या होता है? अन्य पदार्थ होता है, अदर जो होते हैं लार, वो सब मिक्स होता है, अदर पदार्थ होता है। और टाइलिन एंजाइम होता है जो कि मंड को शर्करा में बदल देता है, मंड को क्या कर देता है? शर्करा में बदलता है। और म्यूसिन को लुगदी को क्या कर देता है? चिकना कर देता है, मतलब आसानी से उसे निगला जा सके, ये कार्य होता है, ये इसका वर्क होता है। आगे देखते हैं। दूरदर्शन पर पहली बार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन पर पहली बार समाचार वाचिका कौन थी? तो ये कौन थी? रेणु भाटिया। चलिए देखते हैं आंसर। याचिका प्रतिमा कुमारी थी, सॉरी प्रतिमा कुमारी। कौन थी? प्रतिमा कुमारी। और कुछ नहीं होगा इससे रिलेटेड, बस यही है। कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो देखिए इसको डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ये देखिए कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का जो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह कौन सा है अपना? एक तमिलनाडु में है, जो कैसा है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। और जबकि विशाखापट्टनम 1933 ईस्वी में इसका विकसित किया गया। ये कैसा है? एक नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। और मुंबई बंदरगाह भारत में पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर पूछते हैं आपसे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है, पश्चिमी घाट का। और ब्रिटिश शासकों द्वारा 1965 में विकसित किया गया था इसे, ठीक। एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑल इंडियन रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी क्या? नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो 1936 को हुआ था, 1936 को हुआ था। देखिए 1 अप्रैल 1930 को हुआ क्या था कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई थी, जो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से जानी जाने लगी। लेकिन फिर इसमें हुआ क्या कि ऑल इंडिया रेडियो 1956 को क्या हुआ? आकाशवाणी हो गया नाम इसका। जब भारत आज़ाद हुआ तब इसको क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया कर दिया गया। ऑल इंडिया के जो कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, मद्रास और तिरुचि 6 स्टेशन थे इसके। और फिर क्या हुआ उसमें फेरबदल कि 3 अक्टूबर 1957 से विविध भारती सेवा शुरू की गई। और 1959 में ऑल इंडिया रेडियो साथ ही दूरदर्शन सेवा शुरू की गई, जिसे 1 अप्रैल 1976 से अलग कर दिया गया था। आगे देखते हैं। भारत की पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र कौन सा है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का कौन सा है? इसका श्रीहरिकोटा। कौन सा है? श्रीहरिकोटा इसरो का मुख्य केंद्र है, जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह का मतलब क्या है? सैटेलाइट। उपग्रह का मतलब क्या है? सैटेलाइट है। और देखिए सैटेलाइट है, इसे विमोचन यान से छोड़े गए उपग्रह यानी कि पृथ्वी के अक्षीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा सैटेलाइट कहाँ जाते हैं, ये अर्थ के उसमें ऑर्बिट में जाते हैं, ठीक है। ऐसे सुदूर संचार है जिसमें सब कुछ होता है इससे। चलिए देखिए त्रिशूल क्या है? त्रिशूल क्या है? सतह से हवा में मार करने वाला, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं ये वाले। हवा से मार करने वाला त्रिशूल एक कैसा है? एंटीसेप्टर मिसाइल है,
क्या है ये? एंटीसेप्टर मिसाइल है। इसकी क्षमता कितनी है? 9 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम कितनी है? बल्कि 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 25 किलोमीटर तक इसकी मार की जा सकती है और इसकी सहायता से परमाणु एवं रासायनिक दोनों प्रकार के हथियार छोड़े जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि ये कैसे चलता है? त्रिशूल हवा में मतलब सतह से हवा में मार करता है। ये सतह से हवा तक जाता है त्रिशूल। अगर त्रिशूल को अच्छा फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं? नीचे सतह से ही तो फेंकते हैं और फिर कहाँ जाता है? ये हवा में जाता है। तो वैसे ही इसके भी है। और ये क्या है कि यह हेलीकॉप्टर से भी दागी जा सकती है। देखिए ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है, कैरेबियन सी में स्थित है। देखिए गोदान उपन्यास किसका है? तो गोदान तो बहुत ही चर्चित है, सबको पता होगा, प्रेमचंद्र जी की है। गोदान उपन्यास किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या है? यथार्थवादी भावभूमि पर एक लिखा गया उपन्यास है। ठीक। और इनके कुछ अन्य उपन्यास जैसे कैसे हैं कि सेवा सदन है, प्रेम श्रेय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, जो कि पूर्ण नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखें 48 वाला क्या क्वेश्चन है कि भारत में कला भवन कहाँ स्थित है? कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये कला भवन अपना वाराणसी राज्य में स्थित है। ठीक। कहाँ पर स्थित है कला भवन? वाराणसी राज्य में स्थित है। और वाराणसी तो ऑप्शन में है नहीं, उत्तर प्रदेश में ये, लेकिन बनारस ऑप्शन में है। वाराणसी को ही बनारस भी बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित ये एक संग्रहालय है। ठीक है, उसके कंट्रोल में चलता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। प्रचलित लगभग इसमें कितनी सभी शैलियों के चित्रों का विशाल एक संग्रह है। एक म्यूज़ियम टाइप से हो गया होगा, संग्रह किया जाता है इसका बड़ी मात्रा में। और भारत कला भवन जो स्थापित कृष्णदेव ने किया था, कृष्णदास ने सन 1920 में किया था। किसका किया था? कला भवन का, भारत में स्थित जो भवन, भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? राय कृष्ण दास ने की थी 1920 में। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये कौन सा? आर्यभट्ट था उपग्रह, सबको मालूम होगा। आर्यभट्ट उपग्रह था भारत का पहला उपग्रह, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? रूसी रॉकेट से। किससे छोड़ा गया था? कॉस्मोस से छोड़ा गया था। इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम का था। इसका नामकरण देखो, सभी को पता है आर्यभट्ट कौन थे। ठीक, एक वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य दिया था। ठीक है, इसका निर्माण भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च किसने किया था? भारतीय, अच्छा ये तो यहाँ पे इसका निर्माण किसने किया था? भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया था। ठीक है, और इसके द्वारा एक्स-रे किरणों के खगोलीय उपग्रह और वैमानिकी एवं अंतरिक्ष के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु किया गया था इसका। अब देखिए 50 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सर्वाधिक प्रचारित पत्रिका कौन सी है? ये तो भाई एक अलग ही क्वेश्चन है अपने में। देखिए कौन सी है? कौन सी है? सरल सलील भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली कौन सी है पत्रिका है? इसके संस्थापक कौन है? संपादक कौन हैं? ये परेश नाथ हैं। और इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ज्वलंत रूप से उठाया जाता है इसमें। ठीक है, ये उस टाइम पे होगा क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे ही ये होगा। इस टाइम का अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे इस समय कौन सी सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है।
तो ये किस में छपती थी? ये हिंदी और तेलुगु, गुजराती, मराठी और तमिल भारतीय भाषाओं में और आदि भाषाओं में इसका किया जाता है। तो 50 क्वेश्चन अपने क्या हुए, कंप्लीट हो गए। 50 MCQs थे, ठीक। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लेना, और क्या कर देना, और क्या होता है भाई, शेयर भी तो होता है, ठीक है। शेयर भी कर देना वीडियो को। सो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ में। अगली वीडियो फिर से लाएंगे आप ही लोगों के लिए, ठीक है। और UPSI की भी हिंदी की अपलोड करते रहते हैं। और देखिए UPSI हो गया, और PET की भी हिंदी अपलोड करते रहते हैं। और ये GS की आज बनाई है। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।